हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। तो भाई वो घड़ी आ गई है जब हम ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। बहुत मजा आया मेरे को ये सीरीज बनाने में। लास्ट चैप्टर थोड़ा सा डिले हो गया पर देर से आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनिक रिवीजन को ये आखिरी अध्याय है, आज खत्म हो जाएगा। बहुत जोश है, रात भी बहुत हो रखी है। तारीख है 22 मई और अभी रात के 11 बजे है जब मैं ये शूटिंग शुरू कर रहा हूं। तो जितना मुझे मजा आने वाला है ना इसको बनाने में, क्यों सर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है बहुत बोरिंग चैप्टर है, इसमें कैसे मजा आ सकता है यार। मेरे को पता है जब मेरा सर दुखता है ना तो यही चैप्टर मेरे को काम में आता है। मेरी दादी जी जिनको शुगर है उनके लिए भी यही चैप्टर काम में आता है। जब हम उनको कुछ भी मीठा खाने की इच्छा होती है और हम उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जब वो लेती हैं तो यही काम में आता है। किसी को कोई बीमारी हो जाती है और हम उसको कुछ वैक्सीनेशन करते हैं तो यही चैप्टर काम में आता है। जो बेचारे कुछ लोग मेंटल डिजीज से उनको कुछ मेंटल डिजीज होता है उसके थ्रू उसको रिलीव करने के लिए यही चैप्टर काम में आता है। तो शायद इसका नाम ही ऐसा है यार, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपके आसपास आप जितनी भी चीजें यूज करते हो, जितनी भी केमिस्ट्री यूज करते हो, शायद इस चैप्टर का सबसे ज्यादा यूज है। तो चलिए आगे बिना कुछ देर किए हुए शुरू करते हैं। करेंगे नहीं? बिल्कुल करते हैं। आज जोश बहुत ज्यादा है तो मैं एकदम पूरे जोश के साथ ये चैप्टर बताने वाला हूं आपको। फटाफट 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 रिवाइज करते हुए चलेंगे। अच्छा, पहली बात तो इस चैप्टर का एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा नहीं है। अभी 2020 में जो जेई मेंस का जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ था, जो जेई वाले बच्चे हैं वो सर पकड़ के बैठे होंगे इस चैप्टर के नाम पर। भाई साहब ने नाम दे दिया बिना मॉलिक्यूल दिए और पूछ लिया कितने कायरल सेंटर हैं या कितना क्या है। अब इतने भारी भारी स्ट्रक्चर्स कोई कैसे याद करे? आपको याद नहीं करने हैं, मैं फिर से बता देता हूं। अगर ऐसा ही सेम दोबारा अत्याचार अनाचार आपके साथ हो जाए, रामायण देख के ऐसे वर्ड्स बहुत याद हो गए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि मल्टीपल टाइम्स रीडिंग कर सकते हैं, जिससे हमारी विजुअल मेमोरी के अंदर वो कंपाउंड की फोटो, जो फोटो होती है ना, देखा है पासपोर्ट साइज कंपाउंड की जो फोटो है वो हमारे दिमाग में छप जाए तो शायद हमको याद आ जाए। पर घोटा लगाना, किताब ऐसे लेके अस्पार्टेम का स्ट्रक्चर ये होता है, क्लोरमफेनिकॉल ये होता है, ये सब करने मत बैठना। इक्वेनिल का स्ट्रक्चर पता है मम्मी, इसके इक्वेनिल के स्ट्रक्चर में इतने कायरल सेंटर है, मत करना। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा उसके लिए हम इतना नहीं कर सकते। ठीक है, हमको समझना है चैप्टर को, स्ट्रक्चर्स को बार बार देख रहे हैं और फिर बाकी तो देखी जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, बहुत इसका ऐड आता है। संजीव कपूर साहब का भी इसमें एक ऐड आता है कि एकदम चीनी जैसी मिठास। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ज्यादातर ये जो मिठास होती है वो चीनी से बहुत ज्यादा होती है, जो ज्यादातर हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है। तो नेचुरल स्वीटनर जैसे कि सुक्रोस हो गया, वो कैलोरी इंटेक बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी करते हैं। अब जो बच्चे बड़े क्यूरियस है ना, उनके मन में सवाल तो आता होगा कि मम्मी यार आप एक बात बताओ, आप उसमें भी शुगर खा रहे हो, आप ये भी खा तो शुगर ही रहे हो, तो आपका कैलोरी इंटेक कम कैसे हो गया आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से? तो आपकी मम्मी शायद आपको समझा पाए या नहीं समझा पाए, आज मैं जरूर समझा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड ऑल्सो कॉल्ड सैकरिन, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सबसे पहला बनाया गया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था। आपको जान के हैरानी होगी कि ये 1879 और पुराना 1879 से यूज हो रहा है। करीब करीब इस भाई साहब को 140 साल हो गए यूज होते हुए। लोग बाग तब से शुगर के पीछे भाग रहे हैं। एक मरून 5 का शानदार गाना है शुगर, नहीं सुना हो ना तो सुन लेना। ठीक है, तो सैकरिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की तरीके से। ठीक है, 550 गुना, कितना 550 गुना ज्यादा स्वीट होता है ये गन्ने की शुगर से। गन्ने की शुगर मतलब जो शुगर आप रोज खाते हो वो गन्ने की शुगर ही होती है। ठीक है, ये गन्ना और इसकी शुगर। चलिए, ऑसम। तो ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन की तरीके से बिना चेंज हुए। राम राम, ची 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 सर कैसी बातें कर रहे हो भाई, सुन ले, यूरिन की बात नहीं कर रहा मैं, ये बता रहा हूं, यूरिन को छोड़ दे, सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने जीभ पे इसको टच किया, आपको मीठा लगा, या आपके पेट में गया, वहां पे फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, गंदगी की तरीके से एज इट इज जो भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके बारे में अभी हमको नहीं सोचना है, बाहर निकल जाएगा। तो अब क्योंकि ये कंपाउंड ब्रेक ही नहीं हुआ तो कैलोरी कहां से मिलेगी? कंपाउंड ब्रेक होता है तब तो एनर्जी रिलीज होती है।
तो अगर कंपाउंड ब्रेक ही नहीं हुआ तो मम्मी का कैलोरी इंटेक नहीं बढ़ा, इसलिए मम्मी इसको खा लेती है। आया समझ में? तो खुद तो आया, उनको भी समझाना कि पता है आज मेरे को एक चीज पता चले, बिल्कुल बताना जाके, एकदम सच्ची बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एंटायरली इनर्ट है और हार्मलेस है जब हम इसको लेते हैं, ऐसा हमको लगता है। इसकी वैल्यू बहुत है डायबिटिक पीपल के लिए और जिनको इनटेक ऑफ कैलोरी को कंट्रोल करना है। बीच में जीरो फिगर का बहुत प्रचलन ट्रेंड चला था, तब तो इसकी वैल्यू एकदम छप्पड़ फाड़ के हो गई थी। वो था ना डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड तो हो गई थी बहुत ज्यादा, अब एकदम से सप्लाई लोगों ने बढ़ाई तो प्राइस शूट अप कर गए। ठीक है, नॉर्मल हो गया, अभी तो काफी नॉर्मल हो गया है। तो अब मुश्किल वाला पार्ट इस चैप्टर का, नाम और उसके स्ट्रक्चर। तो आप चाहो तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो मैं यहां पे ले रहा हूं, सारे स्ट्रक्चर्स नहीं ले रहा, जो इंपॉर्टेंट है वो ले रहा हूं। तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, चीज ये सारे स्क्रीनशॉट खींच के आप अपने साथ रख सकते हो, टाइम टू टाइम उनको निहार सकते हो, देख सकते हो, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये सैकरिन है। अब आगे मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, 1 सेकंड का पॉज लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, तब तक स्क्रीनशॉट खींच लेना। आप अगर फास्ट हो तो खींच लोगे, नहीं फास्ट हो तो नहीं खींचोगे, स्लो ही रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर एक एक करके आने वाले हैं। सबसे पहले अस्पार्टेम, जो अभी 2020 के एग्जाम में आया भी था। स्वीटनेस वैल्यू केन शुगर के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा स्वीट है ये, किससे? केन शुगर के कंपैरिजन में। स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ये तो अस्पार्टिक एसिड पार्ट और ये वाला जो पार्ट होता है ये अपना पार्ट होता है फिनाइल एनिलीन वाला पार्ट। पूरा नाम फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। इतना बड़ा नाम है, एक मूवी में था उसका नाम ही खत्म नहीं होता था, पता नहीं अभी रिसेंटली मूवी आई थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? एस्पार्टेम। अस्पार्टिक एसिड से एस्पार्ट, और जो ये बाद वाला पार्ट है, वापस नाम नहीं बोलूंगा बहुत मुश्किल है, उससे टेम, तो अस्पार्टेम। ठीक है, बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं। अरे स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं लिया था? नहीं तो फिर बोलोगे ले लो भैया। ठीक है, चलो भागो। अब आता है अपने पास कि अस्पार्टेम का जो यूज है वो सिर्फ कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि अगर आपने कुकिंग टेम्परेचर 70, 80, 90 डिग्री सेल्सियस पर इसको डाल दिया तो ये टूट जाएगा, फिर स्वीट रहेगा ही नहीं, तो फिर काय बात की वैल्यू। ठीक है ना, तो ये आइसक्रीम वगैरह और इन सब में यूज होता है, कोल्ड ड्रिंक हो गए उसमें यूज होता है। मुंह में पानी तो बहुत आ रहा होगा, और अभी लॉकडाउन और है, ऐसी चीजें मिल भी नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सुक्रोलोज। सुक्रोलोज की जो स्वीटनेस वैल्यू होती है वो 600 गुना ज्यादा होती है। बाप रे बाप, 600 गुना ज्यादा स्वीट है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा इसका दिखता है। ले लिया पॉज, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नाम तो हमें पता ही है, नाम में बहुत कुछ रखा है। शेक्सपियर भाई साहब को हाथ जोड़ के आ जाएंगे, ऐसा मत बोला करो, नाम से तो दुनिया चल रही है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर एलिटेम। एलिटेम की जो स्वीटनेस वैल्यू होती है केन शुगर के कंपैरिजन में 2000 गुना ज्यादा स्वीट होता है। ये कितना? 2000 टाइम्स मोर स्वीट। कौन? एलिटेम। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है ना, चलिए बहुत ही बढ़िया, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, बस तो आगे बढ़ने का। अब अगला जो हम देखने वाले हैं फूड प्रेजर्वेटिव्स। देखो अब आजकल की दुनिया में तो जहां पे सप्लाई चेन इतनी ब्रोकन है, जहां पे फूड प्रोड्यूस हो रहा है वहां से कंज्यूमर तक पहुंचने में बीच में इतने सारे हर्डल हैं। अभी हर स्टेट की ऑलमोस्ट बाउंड्री खत्म है, तो यार इसकी वैल्यू और बढ़ गई है। आजकल हम जितना भी फूड खाते हैं, कितना सारा उसमें से प्रेजर्वेटिव के साथ फूड खाते हैं। अच्छा एक चेतावनी दे दूं, जितना पॉसिबल हो फ्रेश फ्रूट्स खाओ, फ्रेश फूड खाओ। पैकेज्ड फूड खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। फूड की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता ही है, आप कितना भी बोल लो, पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो होता है। जहां तक पॉसिबल हो ताजा सब्जी, ताजा फल, ताजा खाना ही खाएं। ठीक है, चलिए अब फूड प्रिजर्वेटिव्स को देख लेते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव स्पॉइलेज फूड का रोकते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को रोककर। अच्छा फूड को खराब कौन करता है? हम तो जाते नहीं है ऐसे उंगली डाल डाल के तो खराब करते नहीं है। जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, यीस्ट है, ये सब लोग क्या करते हैं? खाने को खराब कर देते हैं, बैंड बजा देते हैं खाने की। हम क्या बोलते हैं? तुम हो ना खाना खराब करने वाले, हम ऐसे प्रिजर्वेटिव डाल देंगे, तुम्हारी ग्रोथ ही नहीं होने देंगे। फिर ना तुम बीच में आए तो तुम बीच में नहीं आए तो खाना खराब नहीं हुआ, खाना खराब नहीं हुआ तो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे मान लो अनार का जूस है, आपने उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाले, 3-4-5 घंटे रख के देख लो, मन नहीं होगा पीने का। प्रिजर्वेटिव डालते ही रियल जूस और ट्रॉपिकाना और ये सारे ब्रांड्स 6-6 महीने 4-4 महीने की उनकी एक्सपायरी डेट देते हैं। ठीक है, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव्स का कमाल है, रेवोल्यूशन लेके आ गए ये फूड इंडस्ट्री में। सप्लाई चेन को मीट करने के लिए एक बहुत तगड़ा काम किया। वो लोग जो जनरली अपना खाना कुक नहीं कर सकते, वो प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड से
बहुत आसानी से पैकेज्ड फूड से बहुत आसानी से अपनी जिंदगी चला लेते हैं। मजबूरी का नाम जिंदगी होता है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट लिमिटेड क्वांटिटीज में यूज होता है और बॉडी में मेटाबोलाइज भी हो जाता है। जो सॉर्बिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, प्रोपेनोइक एसिड के भी जो सॉल्ट होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज होते हैं। सोडियम बेंजोएट तो यूज होता ही है, पर इसके अलावा सॉर्बिक एसिड के सॉल्ट, प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट, ये भी प्रिजर्वेटिव्स की तरह से यूज होते हैं, ठीक है। अब अलग अलग क्लास ऑफ ड्रग्स का थेरेपेटिक एक्शन, मतलब आपकी बीमारी को ठीक करने वाला एक्शन, या फिर अगर आपको कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है किसी भी तरह की, उनको रिलीव करने वाला एक्शन, उसको बोलते हैं थेरेपेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। तो चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एंटा एसिड, इनो की याद आ जाती है एंटा एसिड सुनते ही। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों से पहले तक मोस्ट सेलिंग ड्रग था। अब क्या है, भर भर के तो खा लेते हैं, कहा सामने कोटा कचोरी दिख रही है, भाई आज बहुत भूख लग रही है, ये 4-5 कचोरी पेल गए। जैसे घर पे गए कचोरी पेल के, मम्मी बोल बेटा एसिडिटी, बोला था ना इतनी कचौरी नहीं खाते। या फिर आज पिज्जा खाने गए, बहुत सारा पिज्जा खा लिया, ये हो गया वो हो गया, और हमारे को हाइपर एसिडिटी हो गई, एसिड रिफ्लक्स हो गया। हमारे पेट में जितनी मात्रा में एसिड नॉर्मली हमारा पेट झेल सकता है, उससे कई ज्यादा एसिड सिक्रीट हो गया। सर जो अभी नॉन नीट वाले स्टूडेंट्स होंगे ना, भाई जो नीट वाले स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनको तो मेरे से ज्यादा पता है डेफिनेटली, पर जो जेई वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं वो बोलेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या हो गया आज आपको एसिड सिक्रीट हो रहा है पेट में ये सब। भाई पेट तो तुम्हारा ही है, थोड़ा सा जान लोगे तो क्या छोटा हो जाओगे, कैसी बात करते हो। चलो पढ़ो, ओ कहीं जाना नहीं है, चैप्टर खत्म करना है हमको, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली बार अगर एसिडिटी हुई ना और फिर एंटा एसिड मांग लिया, आज अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना तो तुम्हारा हक खो दोगे तुम एंटा एसिड को मांगने का, ठीक है। एसिड का जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो बहुत इरिटेशन, बहुत पेन होता है, डकारें आती रहती, गंदी गंदी सी सड़ी हुई वाली। सीवियर केसेस में इनफैक्ट लोगों को अल्सर हो जाते हैं, और अल्सर का बहुत बुरा इफेक्ट होता है, परमानेंटली लोगों को अल्सर हो जाते हैं, जिंदगी भर की दवाइयां खाते रहते हैं, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये पीएच भी नहीं बढ़ाते न्यूट्रलिटी के ऊपर, ठीक है। पर इनके साथ एक दिक्कत है, ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, थोड़े टाइम में इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, पेट में तो भारी मात्रा में HCl रिलीज हो रहा है। मेटल हाइड्रोक्साइड बेचारे करेंगे क्या, मान लो NaOH तो खैर बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड, बहुत ही चार्ड, वो नहीं होता है। दूसरे जनरली MgOH ओल्ड ट्वाइस और ये सब हम यूज करते हैं। जब हम इसको डालते हैं तो है तो बेसिक OH माइनस रिलीज करने की एक इनकी वैल्यू है, एक इनकी लेवल है, उससे ज्यादा OH माइनस रिलीज नहीं हो सकता। पेट तो भर भर के एसिड निकालता जा रहा है तो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इनका टेम्पररी इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम कंट्रोल करते हैं, कॉज को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए क्या हुआ, लोगों को बहुत तकलीफ होने लग गई तो हमने ड्रग ही चेंज कर दिया। ये मेटल सॉल्ट के साथ पेशेंट उतना आसानी से ट्रीट नहीं हो सकते, जिससे कि अल्सर होने की चांस रहती है, ठीक है। और अगर एक बार अल्सर हो गए ना तो आपको तो स्टमक का अफेक्टेड पार्ट निकालना पड़ेगा। अब लोग बहुत डर जाते हैं कि निकालना पड़ेगा, हाँ तो कंट्रोल में खाओ, अभी डर तो जाओगे, फिर बाद में चेप के खाओगे, क्या फायदा होगा। कंट्रोल में खाओ, आपका पेट अंदर से मना कर देता है, भाई अब नहीं, बस अब नहीं हो रहा है। नहीं, कई बार तो शेख ही पगारने के लिए खा लेते हैं, भाई मैं तो बहुत खाता हूं, तेरे को क्या पता है, चल आजा ढाबे पे चलते हैं। कंट्रोल में खाना चाहिए है, ठीक है। चलिए औसम है। तो अब हम क्या यूज करते हैं, एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होता है एंटी हिस्टामिन्स। हिस्टामिन जो है हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट होने वाला एक कंपाउंड है। तो हिस्टामिन के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मेजर ब्रेक थ्रू जो हमें मिला हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, वो हमको एक डिस्कवरी हुई। भाई साइंटिस्ट लोग हैं, नई नई डिस्कवरी करते रहते हैं, है ना। बॉडी के अंदर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अपना, क्योंकि अपने पास अपनी बॉडी ही तो है। व्हाट इज योर बिगेस्ट एसेट, भेजा और शरीर। भेजा तो भेजा ऊपर वाले ने, बिना भेजे के भेजा कुछ लोगों को, शरीर तो पर सबके पास है। तो ये शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये हमको जानना होता है, तो लोगों ने जाना है। इससे पता चला कि जो हिस्टामिन नाम का केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर है, ये स्टिमुलेट करता है, मतलब ये आवाज लगाता है। जैसे ये पेट के पास पहुंचता है ना तो इसका काम है आवाज आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर आ जाओ, खाना आने वाला है, तुमको उसको डाइजेस्ट करवाना है। आप ज्यादा खाना, ज्यादा कचरा पेट में डाल देते हो तो क्या होता है, ये बहुत सारा हिस्टामिन आ जाता है। बहुत सारा हिस्टामिन आ जाता है तो बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर बुला लेता है। मतलब सारे फसाद की जड़ कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको बुलाने वाला कौन है,
हिस्टामिन। तो एक्चुअली में जो यहां पे अपना दुश्मन है वो है हिस्टामिन। तो प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या निकला? हिस्टामिन निकला। तो हम एंटी हिस्टामिन यूज करते हैं ताकि जो असली चोर है ना उसी को पकड़ लिया जाए, जो असली मास्टरमाइंड है ना उसी को रोक लिया जाए। ठीक है, तो ड्रग सिमेटिडीन, टेगामेट के नाम से ये फेमस है। टेगामेट नाम से दवाई आती है, मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी। इसको डिजाइन किया गया था हिस्टामिन का इंटरेक्शन रोकने के लिए, जो स्टमक की वॉल में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। होता क्या है, ये मान लो स्टमक की वॉल है, इसमें ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, वो हिस्टामिन को देखते रहते हैं, आएगा आएगा आएगा। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर का शेप है, वैसे एंड में बताऊंगा ये कैसे काम करता है, इसी लेक्चर के एंड में, बाद में नहीं, आज ही इसी में, है ना। तो इसका ये रिसेप्टर है, हिस्टामिन आएगा, उसका एकदम शेप इसके साथ अटैच होने के लिए परफेक्ट होता है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी ये बात ध्यान रखना आप लोग, बॉडी ने सब फिक्स करके रखा है, कुछ भी तुक्के में नहीं होता है। रिसेप्टर का शेप फिक्स्ड है, कंपाउंड जो फिट होने वाला है रिसेप्टर में उसका भी शेप फिक्स्ड है, वरना बॉडी को पता कैसे चलेगा कि मेरे काम का कंपाउंड कौन है? ये सब ये शेप से होता है। ठीक है, तो हिस्टामिन जाता है और स्टमक के अंदर जो रिसेप्टर है वहां जाके अटैच हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि भैया HCl बाहर आ जाओ। हम क्या करते हैं, सिमेटिडीन यूज करते हैं। सिमेटिडीन क्या करता है, हिस्टामिन रिसेप्टर के पास पहुंचे उससे पहले खुद जाके पहुंच जाता है कि अब नहीं आने दूंगा। अब हिस्टामिन पहुंचा ही नहीं तो हाइपरक्लोराइड तो अंदर सो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड तो अंदर सो रहा है घोड़े बेच के, उसको बाहर बुलाने वाला ही कोई नहीं है, बाहर बुलाने वाला कोई नहीं तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं तो हाइपर एसिडिटी होगी नहीं, तो टेगामेट ने तो मचा दिया, फोड़ के रख दिया। ठीक है, तो ये रिजल्ट करता है इन रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड, और कम एसिड अगर रिलीज होगा तो रूट कॉज ही खत्म हो गया। ठीक है, एसिड ही नहीं रिलीज हुआ तो हाइपर एसिडिटी कैसे होगी? फिर इससे और इंप्रूव्ड ड्रग आया रेनिटिडीन, ठीक है, जिसको हम ज़ैंटैक के नाम से जानते हैं। वो इंप्रूव ड्रग आया तो उसकी तादाद बढ़ गई, उसकी सेल बहुत ज्यादा होने लग गई। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब सारे कंपाउंड्स आते जा रहे हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाना। हिस्टामिन आया, हिस्टामिन के बाद कौन आए, सिमेटिडीन आया, सिमेटिडीन के बाद कौन आए, ये भाई साहब कौन है, रेनिटिडीन है। ठीक है, फोटो लेते जाओ, फोटो खींचते जाओ। हिस्टामिन पोटेंट वेसोडिलेटर भी होता है, कई बार हमारी नाक धंस जाती है, फंस जाती है ना, नाक बंद हो जाती है, ऐसा भी बोलते हैं। वो है ना, विक्स का ऐड लगाते हैं, बच्चा सो जाता है, उसको सांस आने लग जाती है, तो हिस्टामिन ये काम भी करता है, वो वेसोडिलेटर भी होता है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है स्मूथ मसल्स को, ब्रोंकाई में, जो अपना ब्रोंकाई होता है यहाँ पे, है ना, और गट में, और रिलैक्स कर देता है दूसरे मसल्स को, जैसे कि ब्लड वेसल की वॉल्स को। ठीक है ना। एक और बात, कुछ बच्चे है ना हिस्टामिन को ऐसा विलेन मानने लग जाते हैं। भैया विलेन नहीं है, हिस्टामिन में कोई दुख नहीं है। हिस्टामिन तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट ऑसम कंपाउंड्स है। हिस्टामिन ही नहीं होता ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक रिलीज नहीं होता तो आपका खाना पचता नहीं, खाना नहीं पचता तो एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती तो हम जिंदा ही नहीं रह पाते। अच्छा, इसके अलावा हिस्टामिन सिर्फ एक ही काम नहीं करता, वो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ना, गिटार भी बजा लेते हैं, प्रोफेशन में भी फोड़ देते हैं, लगते भी डूड है। हिस्टामिन वैसा होता है, ये वेसोडिलेटर भी होता है। ठीक है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, उनको ऐसा बड़ा कर देता है, तो ब्लड फ्लो आराम से होने लगता है हिस्टामिन को लेने के बाद या इसके सिक्रीशन के बाद। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मतलब ऑसम ऑसम केमिकल है यार, हमारी बॉडी पूरी ही ऑसम है, और वो हिस्टामिन को भी सिक्रीट करती है। तो ये ब्रोंकाई हो गया, गट हो गए, दूसरे मसल जैसे कि ब्लड वेसल, इनको रिलैक्स कर देता है। ठीक है ना, तो बढ़िया काम करता है यार, ऑसम है। हिस्टामिन नेसल कंजेशन के लिए भी एसोसिएट, जो नेसल कंजेशन होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो हमें कॉमन कोल्ड और एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण होता है, पॉलन के। कुछ बच्चे जो हैं वो पॉलन के या कुछ लोग जो हैं, बच्चे तो क्या, कुछ लोग पॉलन से एलर्जिक होते हैं, तो ये जो कफ हो जाता है ना, नाक बंद हो जाती है, ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका डाउन साइड है, जबरदस्ती कफ करा देता है, फिर नाक आती रहती है, विक्स के ऐड होते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज से रोकने के लिए तो जैसे सिंथेटिक ड्रग्स हम यूज करते हैं, ब्रोमफेनारिमीन हो गया या फिर टेरफेनिडीन हो गया, अच्छा डाइमेटैप और सेल्डेन, इनके कमर्शियल नाम है। ये जो ब्रैकेट में नाम लिखे हुए ना, ये बेसिकली वो नाम है जिसके नाम से हमको दवाइयां मिलती है। ये एंटी हिस्टामिन्स होते हैं, तो जब हमको कॉमन फ्लू और ये सब हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो हम ये सारी चीजें यूज करते हैं हमारी दवाइयों में। ठीक है, तो ये क्या है, यह है अपना डाइमेटैप, एक डाइमेटैन नाम से भी इसको जाना जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और कंपाउंड मैंने आपको बताया था
विच वॉज सेल्डेन। ठीक है सर, आप ये वाला नाम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दूसरा नाम बोलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इंटरफेयर करते हैं नेचुरल एक्शन के साथ, हिस्टामिन के साथ कॉम्पीट करते हैं। यार बॉडी में ना कॉम्पिटिशन लगा रहता है, जो पहले एक्टिव साइट तक पहुंच गया बोलबाला उसका ही रहेगा। बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर तक जो पहले पहुंच गया बोलबाला उसी का रहेगा। तो उससे पहले कि हिस्टामिन पहुंच जाए ये पहुंच जाते हैं और हिस्टामिन के एक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, अगली कैटेगरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, जो आपके नर्वस सिस्टम के साथ छेड़खानी कर देते हैं। ये सारे बुरे नहीं होते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूं। पहला ट्रैंक्विलाइजर्स, आपने देखा है हम ऐसा एक तीर छोड़ते हैं या एक बंदूक से शेर के ऊपर और शेर सो जाता है, जागे हुए शेर को तो पकड़ नहीं सकते हैं, तो वो ट्रैंक्विलाइजर होता है। कभी कभी इंसानों को भी सुलाना पड़ता है जो वो ज्यादा ही कुछ करने लग जाते हैं, तो क्या बोलते हैं हम कि ट्रैंक्विलाइज कर दिया। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। न्यूरो मतलब दिमाग से रिलेटेड, हमारे स्पाइनल सिस्टम से रिलेटेड। ये मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को इफेक्ट करते हैं नर्व से रिसेप्टर में। हमारी जो नर्व होती है ना वो कीड़े करती रहती है। जैसे मान लो मैंने किसी गर्म चीज को टच किया तो हमारी नर्व कीड़े करेगी रिसेप्टर को, हटा ले। तो ये सारे काम ये करते हैं। तो ये मैसेज ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म होता है उसको इफेक्ट करते हैं कौन? ट्रैंक्विलाइजर जो हमारे होते हैं। ठीक है, ये क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम स्ट्रेस के ट्रीटमेंट में, माइल्ड या इवन सीवियर मेंटल डिजीजेस के ट्रीटमेंट में भी यूज में लेते हैं। ठीक है, ये एंजाइटी रिलीज करते हैं, स्ट्रेस रिलीज करते हैं, इरिटेबिलिटी या एक्साइटमेंट दोनों ही इक्वली रिस्की होते हैं। कभी तो मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूं या जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो दोनों चीजें हमारी वेलबींग के अपोजिट हैं। हम नेचुरली एक काम स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये ड्रग्स को लेते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ वेलबींग आता है, एक खुशी आती है, एक पॉजिटिविटी आती है, कामनेस आती है। ठीक है, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट बनाते हैं स्लीपिंग पिल्स का। कुछ लोगों को सोने में बहुत तकलीफ होती है ना, उनको डिप्रेशन होता है या और भी अलग अलग तरह की मेंटल इलनेस होती है, उससे रिलीव कराने में बहुत काम आता है। आजकल यार अर्बन लाइफ में और इतनी फास्ट पेस लाइफ में दिक्कतें बहुत है, बहुत कॉमन हो गई है ये चीज, है ना, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं ये इन सारी चीजों को रिलीव करने में बहुत काम आते हैं। तो हमें शुक्रगुजार होना पड़ेगा हमारे साइंस का, डॉक्टर्स का, ये बायोटेक वाले लोग इसमें काम करते हैं, फार्मोलॉजी वाले लोग इसमें काम करते हैं। इन सब का हमको थैंकफुल होना पड़ेगा, हमको उनको धन्यवाद करना पड़ेगा कि वो ऐसे औसम ड्रग्स बनाते हैं जिससे इतनी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत सारे तरह के ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन, मतलब अलग अलग मैकेनिज्म से ये लोग फंक्शन करते हैं। सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ा नाम है, गलती से मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, नोरेड्रेनलिन। और सही बोल दिया, क्या बात है। ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड चेंजेस में काम करता है। हम चाहते ही नहीं है कि ये सिक्रीट हो, कई बार इसके सिक्रीशन से बहुत तकलीफ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ये जो भाई नोरेड्रेनलिन है इसका हम क्या करेंगे फिर कि अगर इसका लेवल एक रीजन से बहुत कम हो गया, मतलब हम चाहते हैं एक्चुअली ये सिक्रीट हो, तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी इंसान की कम हो जाती है और पर्सन को डिप्रेशन होता है। मैंने पहले बोला था कि ज्यादा सिक्रीट नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि जितना इसका लेवल है जो हमारी वेलबींग के लिए जरूरत है उतना सिक्रीट होता रहे। अगर ये कम सिक्रीट होगा तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये कम सिक्रीट नहीं होना चाहिए। जब भी ये कम सिक्रीट होता है तो हमें डिप्रेशन सा फील होने लगता है, लो फील होने लगता है ना। तो यार देखो, कुछ लोग पता है क्या मानते हैं, जो एक्चुअली में मेंटली परेशान है, जो मेंटली उतने हेल्दी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, यार तू तो ऐसे ही बोलता रहता है, यार भाई कुछ नहीं होता, यार तू खुश तो रह, देख अपने आप ठीक हो जाएगा। हमेशा ये चीज काम नहीं करती। एक बार के लिए हम केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ को साइड में भी रखें तो कई बार हमें इसमें मेंटल चेकअप की जरूरत पड़ती है, हमें इसमें डॉक्टर्स की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी बहुत लंबे टाइम तक आपको लग रहा है कि यार ये नॉर्मल नेचुरली बिहेव नहीं कर रहा है, ये उतने अच्छे से खुश नहीं दिखता है या कुछ अजीब है, तो सिर्फ उसको ये बोलने की बजाय कि भाई तू खुश रह, देख सब ठीक हो जाएगा, एक बार उनको सजेस्ट करें कि आप एक बार चेकअप करवा लें। कोई दिक्कत नहीं है, सर दुखता है या बहुत दिन तक बुखार नहीं उतरता है तो भी तो हम चेकअप कराते हैं। इसे स्टिग्मा नहीं बनाना है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है, आपकी हमारी सबकी मिलके जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जब भी ये नोराड्रेनालिन का लेवल लो हो जाता है तो हमको डिप्रेशन टाइप का लगना लगता है
है ना। अब इसको कैसे दूर किया जाए, हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या करते हैं, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे देखो नॉरेड्रेनालिन निकल तो जाता है, पर कुछ एंजाइम बीच में आके उसको पकड़ लेते हैं और उसको क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। तो हम ऐसे ड्रग लेते हैं जो इन एंजाइम को ही तोड़ देते हैं। भाई तू जाके मेरे उस इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ केमिकल को पकड़ेगा ना, मैं आ गया हूं, मैं तेरे को पकड़ के खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एंजाइम अगर इनहिबिट हो गया तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, उसके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। तो फिर जो डिप्रेशन का इफेक्ट है वो काउंटर एक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग, चाहने वाले जो शायद डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो वापस नॉर्मल होने लग जाएंगे। और यार हमारे आसपास के लोग हेल्दी रहें, खुश रहें, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। आजकल इस टाइम में, कोरोना काल में, तो हमको इस चीज की इतनी वैल्यू है कि शायद यार एक बार के लिए पैसे थोड़े से कम आ जाए या कुछ और चीज थोड़ी सी कम हो जाए, पर हमारे चाहने वाले लोग या फिर हम जिनसे अटैच्ड हैं, जो हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो हेल्दी रहने चाहिए। सबसे बड़ी प्रार्थना यही है, सबसे बड़ी दुआ यही है, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स जिनकी हम बात करने वाले थे, जैसे इप्रोनियाजिड होता है या फिनेल्जीन होता है, ये इस तरह के दो ड्रग्स हैं जो डिप्रेशन को काउंटरैक्ट करते हैं, उससे क्योर करने में मदद करते हैं। तो दोनों आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट्स आप बिल्कुल लेके रख लें, ठीक है। अगला कंपाउंड भी अपन ले आते हैं, है ना। इसको नार्डिल के नाम से भी कमर्शियली अवेलेबल होता है, कमर्शियली फेमस है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स जैसे कि क्लोरडायज़ेपिऑक्साइड या फिर मेप्रोबेमेट, ये रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं और ये टेंशन रिलीव करने के, कुछ लोग टेम्पररीली टेंस्ड हो जाते हैं, है ना। मतलब जैसे बहुत ज्यादा लोड हो गया या कुछ भी, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर आपको कुछ माइल्ड चाहिए, मतलब बहुत सीवियर एक्यूट डिप्रेशन नहीं है, माइल्ड डिप्रेशन है, तो उसके लिए हम जो दो यहाँ पे ड्रग्स मेंशन्ड है, ट्रैंक्विलाइजर्स मेंशन्ड है, हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेनिल कंट्रोल करने में काम आता है डिप्रेशन को और हाइपरटेंशन को। इक्वेनिल का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। इक्वेनिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये तो क्लोरडायज़ेपिऑक्साइड है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ड्रग हमने देखा था मेप्रोबेमेट, और तीसरा इक्वेनिल। इक्वेनिल इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप ध्यान से देख लीजिए, निहार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड जैसे कि हो गया वेरोनल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल, लेम्यूनिल और सेकेनल, ये सारे एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो कुछ एक इंपॉर्टेंट है वो आपको भी बता दूंगा, उनका स्ट्रक्चर भी बता दूंगा। ये सब डेरिवेटिव्स हैं और ये कहलाते हैं बार्बिट्यूरेट्स, क्योंकि ये बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। बार्बिट्यूरेट्स आर हिप्नोटिक। वो आता है ना पिक्चरों में कि भाई रुमाल पे लगा दिया और सुंघा दिया और आदमी बेहोश हो जाता है, और ये स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स है। तो स्लीपिंग पिल्स में ये काम आते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं हमारी ब्रेन में कि भाई सब ठीक है, सो जा, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेलियम और सेरोटोनिन, बहुत सारे लोग सेरोटोनिन का टैटू भी छपवाते हैं, बहुत ट्रेंड में चला था बीच में, अभी भी चलता है। सेरोटोनिन को बोला जाता है कि ये हैप्पीनेस ड्रग है, ये हैप्पीनेस केमिकल है, हैप्पीनेस आती है इस हार्मोन से। तो बहुत सारे लोग, मेरे भी कुछ एक दोस्त हैं, उन्होंने ऐसे छपा रखा है अपने यहाँ पे टैटू, ठीक है। तो ये भी काफी प्रचलन में है, बहुत ज्यादा। एक ये हिप्पीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो ये विरोनाल है, ये वेलियम है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये सेरोटोनिन है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्लींजिंग एजेंट्स, ये बहुत सिंपल है, ये हम सरफेस केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पे भी छोटा सा आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जल्दी जल्दी इस पार्ट को खत्म करेंगे। सोप आपको पता है, 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, कार्बोनेट्स कंपाउंड में मैंने पढ़ाया था 10th में, तो आप बोल नहीं सकते सर हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा तो है। ग्लिसरॉल एस्टर होता है ये स्टेरिक एसिड का, फैटी एसिड का बेसिकली आप सॉल्ट बना लेते हो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप मिलाते हो तो सोडियम स्टेरेट बन जाता है, एंड दिस इज द क्लींजिंग एजेंट। ये क्लीनिंग करता है। दो पार्ट होते हैं, क्या दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक जो पानी से नफरत करता है, हाइड्रोकार्बन वाली जो लंबी चेन है, एक हाइड्रोफिलिक जो पानी से प्रेम करूं छू, ठीक है। आमी तुम आके भालोबाशी जो पानी से प्रेम करते हैं, वो क्या है, आयनिक वाला जो पार्ट है, COO- Na+ वाला ये जो पार्ट है। हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो पानी से प्यार करता है। क्लींजिंग एजेंट बहुत सिंपल होता है इसका, ठीक है। मिसल वगैरह बना के क्लीनिंग हो जाती है। इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये वाला पार्ट आप ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री में अच्छे से डेप्थ में कवर कर चुके हो।
कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे सेपोनिफिकेशन की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। सोप जिनमें सोडियम सॉल्ट होता है, हम क्या करते हैं कि फैट को हीट करते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, और ये जो रिएक्शन है जो हमने ऊपर देखा था, मतलब इसके जस्ट पहले देखा था, वो रिएक्शन सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम सोप्स ही सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, इसीलिए इनको क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर गलती से कहीं पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आ गया तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाला पार्ट जो है वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जनरली पोटेशियम सोप्स सॉफ्टर होते हैं, तो जो बेबी सोप्स आते हैं ना, बचपन में जॉनसन एंड जॉनसन बहुत एक पॉपुलर ब्रांड है बच्चों के सोप्स के लिए, तो पोटेशियम सोप्स सॉफ्ट होते हैं स्किन पर। सॉफ्ट होते हैं मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बड़े प्यार प्यार से क्लीनिंग करते हैं, रैशेस नहीं होते, स्किन खराब नहीं होती, तो बच्चों के लिए वो चीज यूज करी जाती है। ठीक है, ये प्रिपेयर किए आते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो तो पोटेशियम सोप बच जाएंगे। लॉन्ड्री सोप जो होते हैं उसमें फिलर्स होते हैं, जैसे सोडियम रोजिनेट या सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इनका भी फंक्शन होता है। लॉन्ड्री में थोड़ा सा हमको अब्रेसिव चाहिए होता है, थोड़ा सा हार्ड सोप चाहिए होता है, तो ये वो फंक्शनैलिटी को ऐड कर देते हैं। सोप पाउडर हो गया या स्कोरिंग सोप हो गया, इनमें कुछ तो सोप होता है, बाकी स्काउरिंग एजेंट मतलब अब्रेसिव, अब्रेसिव मतलब रेत है, आप उसको ऐसे अपने हाथ पे घिसना तो छिल जाएगा, ऐसा फील आता है, छील देती है। ठीक है, बचपन में इंडिया में बहुत फेमस है, पत्थर से रगड़ रगड़ के बच्चों को नहलाया जाता है ताकि मेल का एक एक कण बाहर निकल जाए। सो दैट इज अ देसी अब्रेसिव। ठीक है, हम कपड़ों को धोते हैं तो उसमें जरूरी होता है, तो हम उसमें अब्रेसिव डालते हैं, जैसे पाउडर्ड प्यूमाइस हो गया या फाइनली डिवाइडेड सैंड हो गई, और बहुत सारा फोम बने। जितना फोम बनेगा उतना ही बढ़िया क्लीनिंग एक्शन होगा, क्लींजिंग एक्शन होगा हमारे सोप का, और ये फोम जितना स्टेबल रहेगा उतना ही बढ़िया। तो हम बिल्डर्स यूज करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ट्राइसोडियम फोस्फेट। ठीक है, तो ये हमारे सोप का जो फोम है, जो एक्चुअली में क्लींजिंग का काम करता है, उसको स्टेबल रखता है। कौन? बिल्डर जो अपने लोग होते हैं। बिल्डर सोप एक्ट मोर रैपिडली, जल्दी जल्दी ये उसको एक्ट करवाते हैं फोम को स्टेबलाइज करके। ठीक है, सोप हार्ड वाटर में क्यों नहीं काम करते? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर दो बहुत खतरनाक प्राणी होते हैं सोप के लिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर मारते हैं और सोडियम की जगह खुद जाके लग जाते हैं। जैसे ही सोडियम या पोटेशियम की जगह कैल्शियम या मैग्नीशियम लगा तो होता क्या है कि वो इनसॉल्युबल हो जाता है। और यार सोप में अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट ही नहीं बचा तो क्लींजिंग एक्शन होगा कैसे? ठीक है, तो हम जब भी हार्ड वाटर से बाल वगैरह धोते हैं ना, तो हमारे बाल इतने चिपचिपे और रूखे रूखे हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। रिएक्शन देख लो, मान लो यहाँ पे कैल्शियम का सॉल्ट है, जैसे CaCl2 है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, है ना। Na तो Cl के साथ चल जाएगा और Ca उधर भाग जाएगा अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ और जाके इनसॉल्युबल हो जाएगा। इनसॉल्युबल हो गया तो पानी के अंदर बचा ही नहीं, पानी के अंदर बचा ही नहीं, तो एक्शन कौन करेगा? ठीक है, तो जब हम बाल धोते हैं हार्ड वाटर के साथ तो डल डल लगते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चिपचिपा हो जाता है, कुछ चिपक गया ऐसा लगता है ना। तो कई बार जब हम शहर चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सारे फैक्टर्स वहां पे काम में आते हैं। डाई इवनली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है जिसमें हम हार्ड वाटर के साथ वॉश करते हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि ये ग्लमी मास, तो बेसिकली क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, इसका ध्यान रखेंगे हार्ड वाटर के साथ। तो हार्ड वाटर के साथ हम कपड़े धोते हैं, साबुन के साथ तो नहीं हो पाता, हम डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वही है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में क्या होता है कि ये क्लींजिंग एजेंट्स हैं जिनमें सोप की सारी प्रॉपर्टी है, पर इसमें कोई सोप नहीं होता। सोप नहीं होता का मतलब सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होना सोप कहलाता है। 3 तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर सब में यूज किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों में, सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में भी बराबर से एकदम फोम देते हैं। ठीक है, तो बस मस्त है। देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा और डिटर्जेंट्स के बारे में। कुछ कुछ तो डिटर्जेंट इतने शानदार होते हैं, इतने कड़क होते हैं कि आइस कोल्ड वाटर तक में फोम दे देते हैं। ठीक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल। क्या क्या होते हैं? एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल। काफी सिंपल है ना। नॉन आयनिक बोला जा सकता है उनको, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। चलिए बहुत बढ़िया, एक एक करके देख लेते हैं। सो लोराइल अल्कोहल के साथ आप H2SO4 का रिएक्शन करवाओ, आपके साथ ये कंपाउंड बन जाएगा लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसके साथ आप NaOH का रिएक्शन करवा दो
तो आपके पास ये स्पीशीज बन जाएगी, ठीक है, जो नीचे लिखी हुई है ना। सोडियम लोराइल सल्फेट, ये एनायनिक डिटर्जेंट का एक टाइप है। किसका टाइप है ये? एनायनिक डिटर्जेंट का ये टाइप है, ठीक है। आप ये रिएक्शन करवा लो डो डेकाइल बेंजीन के साथ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है H2SO4 का, तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, SO3H आके अटैच हो जाएगा। फिर आप डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे एक काम करो कि NaOH का रिएक्शन करवा दो, ये बन जाएगा। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ क्या? एनायनिक हमारा डिटर्जेंट, ठीक है। अब बात आती है कैटायनिक डिटर्जेंट की। कैटायनिक डिटर्जेंट जनरली अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, अमीन्स के एसीटेट के साथ, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ एज एनायंस, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ये काफी फेमस कैटायनिक डिटर्जेंट है, और इसको हेयर कंडीशनर्स में, ठीक है, हम बालों को कंडीशन करते हैं ताकि बाल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, तो हेयर कंडीशनर्स में ये काम आता है, ठीक है। बहुत ही बड़ा, बहुत सिंपल है यार ये वाला पार्ट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बेसिक जो इसमें फील है ना वो ये है कि हम जरूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से कंपाउंड्स को इन्वेंट करते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं जरूरत के हिसाब से। ये सबसे बड़ी पावर है साइंस की, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स भी होते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट जैसे इनमें कोई आयन नहीं होता, बेसिकली कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं ये। इसमें एक अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो आप स्टेरिक एसिड को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करवा लो। किसको? स्टेरिक एसिड को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, तो आपके पास नॉन आयोनिक क्या बन जाएगा? डिटर्जेंट बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेरिक एसिड को आपने क्या किया, किसके साथ रिएक्ट करवाया? आपने रिएक्ट करवाया अपने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। तो यहां पे होगा क्या? यहां पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा विच एक्ट्स एज अ नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है, क्लियर। तो ये तो डिटर्जेंट के भी महापुराण खत्म हुआ। अब अपन आगे चलेंगे, लिक्विड डिश वॉशिंग की भी एक बार बात कर लेते हैं। वो नॉन आयनिक टाइप के होते हैं, वो आते हैं ना यार, बहुत ऐड आते हैं, ऐसे लिक्विड डाला फिर उसको ऐसे साफ किया तो मस्त चमक आ गई हमारे बर्तनों में। तो लिक्विड जो डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन आयनिक होते हैं कैटेगरी में। क्लींजिंग एक्शन इस डिटर्जेंट का एकदम सोप के जैसा ही है, वही मिसल बनेगा, वही क्लीनिंग होगी, वही सब कुछ होगा। ग्रीस एंड ऑयल भी ये लोग मिसल फॉर्मेशन के थ्रू हटा देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चलो अब बात करते हैं ऐसे सेट ऑफ कंपाउंड्स का जिनका आप नाम सुनते रहते हो, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हमारे कभी कभी दुश्मन, कभी कभी दोस्त, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं, बहुत सारे केसेस में हमारी हेल्प भी करते हैं। बिना बैक्टीरिया के जिंदगी पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे केसेस में हमारे साथ खिलवाड़ भी करते हैं, हमारी बैंड भी हो जाते हैं। ये तो जिंदगी के साथ जैसा है यार, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ इज अ साइन वेव, कभी ऊपर कभी नीचे। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ हेल्पफुल नहीं होते। तो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो उस तरह के ड्रग है जो इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है, जिनके लिए हमारी लो टॉक्सिसिटी होती है, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसके कुछ एक एग्जाम्पल होते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन, ये जो पहला नेचुरल एंटीबायोटिक था, और तब से इस फील्ड में रेवोल्यूशन हो गया है। क्या हो गया है? रेवोल्यूशन हो गया है। उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। ये नेचुरली एकरिंग कंपाउंड है जो एंटीबायोटिक की तरह से काम करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक अगर अभी हम उसकी एक मॉडर्न डे डेफिनेशन की बात करें तो वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है होलली या पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस, जो कि लो कॉन्सेंट्रेशंस में ग्रोथ या पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंटरवीन करके। इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो गई, हटाओ। अपने मतलब की बात क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, या तो उसकी ग्रोथ रोक दो, इसको मार दो, काम ही खत्म, ठीक है। ऐसे एंटीबायोटिक्स, ऐसे सब्सटेंसेस को जिसको या तो हम सिंथेटिकली पूरा का पूरा बना रहे हैं या कुछ कुछ नेचुरली और कुछ कुछ सिंथेटिकली बना रहे हैं, उनको एंटीबायोटिक बोला जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। केमिकल्स की सर्च जो कि एडवर्सली इफेक्ट करे इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, जैसे एलियंस का अटैक होता है, पर होस्ट को नहीं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मान लो मैंने कोई दवाई खाई, उसने मेरी बॉडी के साथ ही खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया के साथ साथ, तो बात ही खत्म हो गई। जितना फायदा होगा उससे ज्यादा तो नुकसान हो जाएगा, और ऐसा हम होने
नहीं देंगे। तो इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी में बड़े जोरों शोरों से हुई। पॉल एलरिच जो एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस आइडिया को कंसीव किया कि यार बॉडी को नुकसान ना हो, सिर्फ जो बाहर से नन्हे मुन्ने से मेहमान हमारी बॉडी में आ गए हैं उनको नुकसान हो। उन्होंने डेवलप किया किसको? सेल्वर्सान मेडिसिन को। तो ये कमर्शियल नाम है सेल्वर्सान। अगर हम उसका केमिकल नाम देखें तो दैट इज आर्सफिनामिन। इसको उन्होंने डिस्कवर किया एंड दिस वाज प्रोबेबली द बिगेस्ट डिस्कवरी इन द साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इससे बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई। इसने बहुत नए आयाम खोल दिए, स्कोप बढ़ा दिया पूरी हमारी हर चीज को डिस्कवर करने का। और उसके साथ मतलब इतनी सारी बीमारियां एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाती है। अगर ये नहीं होती ना तो मोर्टेलिटी रेट, मरने वाले लोगों की संख्या और उम्र वो इतनी कम, मतलब नेट जो उम्र है, एवरेज, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज एज, जहां तक ह्यूमन बींग्स जीते हैं वो काफी कम हो जाती। बहुत सारे लोग छोटी उम्र में ही मर जाते। तो इस बात पे उनको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला, विच इज आई थिंक वेरी वेल डिजर्व्ड। बहुत अच्छे से इन्होंने ये डिजर्व किया। पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट था जो सिफिलिस करके बहुत गंदी बीमारी हुआ करती थी, उसका ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट निकला। जैसे अभी हम कोरोना के लिए वैक्सीन ढूंढने के लिए पागल हुए पड़े हैं, हमको पता है कि दैट इज द एंड, उसके पहले नहीं रुक रही ये बीमारी, है ना। वैसे ही उस टाइम पे सिफिलिस का इलाज जो है हमारे पॉल भाई साहब ने किया, उनके ड्रग को डिस्कवर करके। ठीक है, इसमें जो एस डबल बॉन्ड एस लिंकेज होता है वो एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज को रिजेंबल करता है जो अजोडाइज में होता है। अजोडाइज हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक में काफी बार। ठीक है, आर्सेनिक एटम, बस आप नाइट्रोजन की जगह आर्सेनिक एटम को लगा देते हो तो इनको चमका, यार क्यों ना मैं नाइट्रोजन के एटम को लगा के देखो एक बार। ये सल्फरसान है, ये एजोडाई है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किए। इन्होंने नोट किया कि भाई टिश्यू जो है वो डाई से सेलेक्टिवली कलर हो रहे थे। सारे के सारे टिश्यू डाई से कलर नहीं हो रहे थे, कुछ कुछ जो उसको रिसेप्टर की तरह से बाइंड कर पा रहे थे वही कलर हो रहे थे। तो एलरिच ने अपनी सर्च बिगिन करी, किसके लिए? वो कंपाउंड्स को ढूंढने के लिए जो अजोडाई है, डाई है, वो कलर कर देता है और जो सेलेक्टिवली बैक्टीरिया से बाइंड हो। देखो बैक्टीरिया का भी तो खुद का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, वो भी तो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ही है। तो उस बैक्टीरिया की जो एक्टिव साइट्स होती हैं उस पे तो बाइंड हो जाए, पर हमारी बॉडी की साइट पे बाइंड नहीं हो, ये कंपाउंड ढूंढना। और ये इनसाइट उनका महानता, मतलब आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट इनसाइट जो उनको उस टाइम पे आई। उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और फिर झड़ी लग गई एंटीबायोटिक्स की। उन्होंने एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ठीक है, 1932 में बनाया प्रोंटोसिल, जो कि सेल्वर्सान के जैसा जिसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये डिस्कवर हो गया कि बॉडी के अंदर प्रोंटोसिल जो है वो एक्चुअली फर्दर डिग्रेड होके सल्फेनिलमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्चुअली में एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो ये तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है प्रोंटोसिल का है और उसका छोटा सा जो पार्ट है वो सल्फेनिलमाइड है और दिस इज द एक्चुअल एक्टिव कंपाउंड। बस जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुआ, धड़ाधड़ धड़ल्ले से अपने ये एंटीबायोटिक्स बनने शुरू हो गए। तो आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड टू अक्यूमुलेट सफिशिएंट मटेरियल जिससे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर सके, पहले जानवरों पर फिर इंसानों पर, 13 साल लग गए। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, महान काम करने के लिए समय देना पड़ता है। रातों रात हम बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे। अगर हमारे अभी मान लो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, अभी जैसे हमने टेस्ट देना शुरू किया, हम ये चाहते हैं कि यार पहले टेस्ट में 100 में से 100 नंबर आ जाए, या टॉपर के तो हमेशा ही फुल में से फुल या 90% नंबर आते होंगे। नहीं होता ऐसा। जब शुरुआत होती है तो कठिनाइयां होती है, एक एक लेवल करके हमारा लेवल बढ़ता है। पहली बार से ही आप सोचो मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊं डे 1 पे, सचिन तेंदुलकर खुद डे 1 पे सचिन तेंदुलकर नहीं बने थे। वनडे इंटरनेशनल्स में उनको 4-5 साल लग गए थे पहली सेंचुरी मारने के लिए। तो यार चीजें टाइम लेती हैं, जितना बड़ा हमारा काम उतना ही टाइम लेगी। पेशेंटली अपना काम करते रहो, अपने टारगेट्स के पीछे भागते रहो, तभी आप जीतोगे, वरना नहीं जीतोगे। 13 साल लग गए यार, 13 साल पर उनको पता था कि ये ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। कितना भी टाइम लग जाए मैं लगाऊंगा, मेरी जिंदगी में इसी में न्यौछावर कर दूंगा, और उन्होंने किया भी, सलाम है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स या तो सीडल हो सकती है या स्टैटिक हो सकती है। सीडल जो है वो किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और स्टैटिक रोक देता है। ठीक है ना। तो बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये 2 तरह की दवाइयां होती है। पेनिसिलिन जो है या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं या फिर ऑफ्लॉक्सेसिन जो होता है, ये मार देता है। ठीक है, ये किलिंग एक्शन होता है। जो स्टैटिक वाली होती है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन बहुत फेमस है,
टेट्रासाइक्लिन ये भी काफी फेमस है, क्लोरमफेनिकॉल ये भी जो है ये सब बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। तो आई थिंक आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लो, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबैक्टीरिया या एंटीबायोटिक्स इज बैक्टीरिसिडल, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन सब के स्ट्रक्चर्स भी हम देख लेंगे। वो एंटीबायोटिक्स जो कि एक वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो उनको किल या इनहिबिट करते हैं, इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड मतलब बड़ा सारा दायरा, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। और जो कुछ ही को कर पाते हैं उनको नैरो अपना स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोला जाता है, जो कि सिर्फ कुछ ही ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सक्सेसफुल रहते हैं, उनको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर आप एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या डिजीज के अगेंस्ट ही इफेक्टिव हो तो उसको तो फिर आपको लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोला जाएगा। तो तीन कैटेगरी होगी, ब्रॉड बहुत सारे पे इफेक्टिव हो, नैरो कुछ एक पे इफेक्टिव हो, और लिमिटेड अगर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पे ही इफेक्टिव या एक डिजीज पे ही आप इफेक्टिव हो तो, ठीक है। पेनिसिलिन जी का नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ये काफी कॉमन ड्रग है इसलिए एक एग्जांपल आपको बता दिया। एम्पिसिलिन हो गया या अमोक्सिसिलिन हो गया, ये सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस हैं पेनिसिलिन के, ठीक है, और इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो जो पेनिसिलिन अपना नैरो स्पेक्ट्रम था उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन बना लेते हैं, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो जाते हैं। तो ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है पेशेंट्स को टेस्ट करने के लिए पेनिसिलिन के अगेंस्ट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर एकदम रैंडमली पेनिसिलिन आपको दे दे, पेनिसिलिन आपको लिख के दे दे कि यार ये दवाई ले लेना, नहीं, आप उससे एलर्जिक हो सकते हो, इससे एलर्जिक होने की काफी सारी चांसेस होती हैं। तो जनरली एलर्जी के लिए सेंसिटिव हो कि आप नहीं हो, इसके लिए चेक किया जाता है, ठीक है। क्लोरमफेनिकॉल जो कि 1947 में आइसोलेट किया गया था, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ऐसा ये दिखता है। कौन? अपना क्लोरमफेनिकॉल, काफी फेमस ड्रग है, ठीक है ना। इसके अलावा ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, मतलब आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, ये सारे ट्रैक्ट से आपका ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है और इसको आप ओरली दे सकते हो। तो टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, एक्यूट फीवर हो गया, कुछ यूरिनरी इंफेक्शंस हो गए, मेनिंजाइटिस हो गया और निमोनिया हो गया, काफी बड़ी बड़ी और कॉमन बीमारियां हैं, उसके लिए ये बहुत शानदार ड्रग है। ओरली आपने खाया, वैक्सीन से इंजेक्ट नहीं करना पड़ता, तो तकलीफ कम होती है, सेफ होता है, आप इसको खा लो। भाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे खाने होते हैं ड्रग्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, रैंडमली नहीं खाने होते, ठीक है। तो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है, ओरल ड्रग है ना ये। तो एंटीबायोटिक कौन सी वाली भाई? डाइसिडिजरीन, ये टॉक्सिक होती है कुछ कैंसर सेल्स के लिए स्पेसिफिकली, तो कैंसर ट्रीटमेंट में इसको काम में लिया जा सकता है। एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं या अबॉलिश करते हैं पेन को, सर दर्द हो रहा है, कहीं लग गई, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, कॉन्शियसनेस इंपेयर किए बिना, मतलब बेहोश किए बिना दर्द कम कर देते हैं। मेंटल कंफ्यूजन भी इनसे नहीं होता, इनकोऑर्डिनेशन भी नहीं होता, पैरालिसिस भी नहीं होता। बेसिकली जो दर्द होता है उसको कम करते हैं, फालतू की उलझुल चीजें नहीं करते, नर्वस सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करते। उनको क्या बोला जाता है? उनको एनाल्जेसिक्स बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है? एनाल्जेसिक्स बोला जाता है। इनकी कैटेगरीज होती हैं, कुछ क्लासिफिकेशन होता है। नॉन नार्कोटिक, जो नर्वस सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, एनाल्जेसिक्स, और दूसरे नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो नॉन नार्कोटिक, एस्पिरिन काफी फेमस है, पैरासिटामोल काफी फेमस है, बुखार आता है, सरदर्द होता है तो हम पैरासिटामोल खा लेते हैं। ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करते। एस्पिरिन जो है वो एक जो अपना केमिकल है जिसका नाम बहुत बड़ा है, उसको इनहिबिट कर देता है। नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रोस्टेग्लैंडिन्स, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन यार इधर का उधर हो सकता है, माफ कर देना, ठीक है। जो स्टिमुलेट करता है इन्फ्लेमेशन को, तो जैसे टिश्यू इन्फ्लेट हुआ तो इधर उधर टच करेगा तो आपको पेन होगा। ये इस बड़े से नाम वाले केमिकल को ही रोक देता है, उसको बीच में ही पकड़ लेता है, उसका सिंथेसिस होने ही नहीं देता, तो दर्द होना हमारे कम हो जाता है, ठीक है। ये जो ड्रग है इनके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे फीवर हटा देते हैं, पेन हटाने के साथ साथ एंटीपायरेटिक होते हैं, और प्लेटलेट का कोएगुलेशन, प्लेटलेट आके एक जगह पे इकट्ठे होकर जम ना जाए, उसको भी रोकते हैं। तो क्योंकि ये एंटी ब्लड कोटिंग एक्शन है, तो कई बार एस्पिरिन जो है वो हार्ट अटैक से बचाने के लिए भी काम आती है। एस्पिरिन एक ब्लड थिनिंग कंपाउंड है, ब्लड को ये पतला करता है तो हमारे ब्लड वेसल्स में जमता नहीं है ब्लड, ठीक है। तो कुछ केसेस में
जहां पे ब्लड थिनिंग को अवॉइड करना है, एस्पिरिन को नहीं लेना चाहिए है। डॉक्टर्स बिल्कुल ऐसे सजेस्ट करते हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। दूसरे होते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। हमको मान लो बेहोश करना पड़ रहा है किसी कारण से, ठीक है भाई, हमारा ऑपरेशन होने वाला है, हम उतना दर्द नहीं सह सकते या बिना बेहोश करे नहीं ऑपरेशन किया जाएगा, तो वहां पे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स काम आते हैं। मॉर्फिन हो गया, उसके बहुत सारे होमोलॉग्स हैं, तो जब हम मेडिसिनल डोसेज में इसको देते हैं तो ये पेन रिलीव कर देता है और स्लीप प्रोड्यूस करता है, तो हम आर्टिफिशियली सो जाते हैं, ठीक है, मस्त होके एकदम सो जाते हैं, फिर हमारे जो भी ऑपरेट वगैरह करना होता है वो कर दिया जाता है। पॉइजनस डोजेज में इसको नहीं लेना चाहिए, स्टपर हो जाता है, कॉमा हो जाता है, कन्वर्जन्स अटैक आने लग जाते हैं और अनटाइमली डेथ भी हो सकती है, अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो ये जितने भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं इनको सिर्फ डॉक्टर्स ही दे सकते हैं, एकदम तय मात्रा में। हमको इनके साथ ट्राई नहीं करना चाहिए, वैसे भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलते नहीं हैं, तो इसका ध्यान रखना है। मॉर्फिन नार्कोटिक्स समटाइम्स इसको हम ओपिएट्स की तरह से भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओपियम पोपी है ना, उस एक नाम का प्लांट है, उससे मिलता है। ओपियम पॉपी जो अपना प्लांट है ये अपने को उससे मिलता है, तो इसलिए इसको ओपिएट्स भी बोला जाता है, मॉर्फिन को और उसके डेरिवेटिव्स को, ठीक है, आया समझ। ये जो एनाल्जेसिक्स होते हैं ये चीफली यूज होते हैं अगर मान लो किसी के प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको ऑपरेशन हुआ है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे तब, या फिर कोई नॉर्मल आपका ऑपरेशन हुआ है जैसे हर्निया वगैरह में चीरा वगैरह लगता है, जो भी जिस तरह से होता है जहां पे भी ऑपरेट करने की जरूरत पड़ रही है, कार्डियक पेन हो रहा है, टर्मिनल कैंसर का पेन है, वहां पे ये सारे एनाल्जेसिक्स मतलब नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को यूज किया जाता है, ठीक है, काफी सिंपल है। तो ये अब आप कुछ कंपाउंड होने वाले हैं, ये मॉर्फिन है, ठीक है, फिर ये क्या है, ये हेरोइन है। ये सारे नाम बहुत पॉप कल्चर में आते हैं क्योंकि लोग इनको ड्रग्स की तरह से मिसयूज भी करते हैं, फालतू फोकट का कूल बनने के लिए बच्चे बहुत ऐसा काम करते हैं, कॉलेजेस में बहुत जगह पे ये होता है, आप सबको नहीं करना है। ये अगर थोड़ी भी ज्यादा मात्रा में ले लिए गए ना तो दीज कैन बी डेडली, मतलब आप परमानेंटली इंपेयर हो सकते हो, धीरे धीरे जो है ना इनकी लत लग जाती है, ये एडिक्टिव होते हैं, लोगों का जीवन खराब हो जाता है। यार ये सारे काम हमको नहीं करने हैं, हमारे को इतनी मुश्किल से तो लाइफ मिलती है, हमारी पूरी फैमिली हम पे डिपेंडेंट होती है इस तरीके से कि भाई हम खुश रहेंगे, बुरी आदतों में नहीं पड़ेंगे। तो जिन माँ बाप ने हमको बड़ा किया है, हमारी पूरी फैमिली ने बड़ा किया है इतने विश्वास के साथ और अपना सब कुछ न्यौछावर करके बड़ा किया है, उन सब को ताक पे रखकर सिर्फ कुछ एक हमारे आसपास के बुरे लोगों के चक्कर में, ज्यादातर यही होता है, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, काय के फ्रेंड है यार वो आपको, मतलब जो भी आपको इस राह पे लेके चले ना उसको डिस्कार्ड कर देना, वो आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। सही बता रहा हूं, कॉलेजेस में जाते हैं या बाहर जाते हैं, इसका इतना ट्रेंड है, फालतू की कूलगिरी होती रहती है, इन सब कामों में मत पड़ना। यू आर डेस्टिन्ड टू डू मच मच एंड मच ग्रेटर वर्क, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा अपना कोडीन हो गया और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, डेटॉल अब आपका आने वाला है यहाँ पे। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं ये वो केमिकल होते हैं जो या तो किल कर देते हैं या ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करते हैं। काफी सारे कॉमन एग्जांपल हैं इसमें, तो ठीक है ना। एंटीसेप्टिक्स को हम अप्लाई करते हैं लिविंग टिश्यूज पे, जैसे वोन्ड्स, कट्स, अल्सर, डिजीज स्किन सरफेस। जो आपको क्या होता था कि बचपन में आप खेल रहे थे, कहीं पे गिर गए, खरोच लग गई, खून आ गया, छिल गया, तो एंटीसेप्टिक्स आपके लगाया जाता था, ठीक है। अभी भी आप कहीं गिर जाते हो तो जनरली एंटीसेप्टिक्स लगा लिया जाता है ना। जैसे फ्यूरासिन हो गया, सोफ्रामाइसिन हो गया, सोफ्रामाइसिन आई थिंक ज्यादा फेमस है, ट्यूब आती है सोफ्रामाइसिन की, उसको लगा लेते हैं तो हमारे को सेप्टिक होने से बच जाता है, परमानेंट डैमेज होने से बच जाता है। ये खाते नहीं है एंटीबायोटिक्स के जैसे, ये लगाते हैं। कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक जो डेटॉल होता है वो क्लोरोक्सिलेनॉल और टर्पिनियोल का अपना एक मिक्सचर होता है। डेटॉल काफी फेमस है, ठीक है, सेवलॉन भी आता है आई थिंक, इफ आई एम करेक्ट, है ना। तो कंपाउंड्स यही वाले होते हैं, क्लोरोक्सिलेनॉल और टर्पिनियोल, ठीक है ना। सो दीज आर द टू कंपाउंड्स जिसका आपका डेटॉल बना हुआ है। काफी अपने पास होता है, ऑलमोस्ट हर घरों में डेटॉल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने ना बहुत बार ऐसा सुना होगा कि यार सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो कुछ कुछ सोप में हम लोग क्या करते हैं कि बायथायोनॉल नाम का कंपाउंड, इसको बायथायोनल नाम से भी जाना जाता है, दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, उसको हम सोप में ऐड करते हैं जिससे इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। किसकी? सोप की, बायथायोनॉल को ऐड करने से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है,
यहाँ पे बीच में सल्फर है इसलिए आपको थायो वर्ड दिखता है, और क्योंकि OH है तो ऑल भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सोप आते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को क्लेम करते हैं। समझ जाना कि इस कंपाउंड का कहीं ना कहीं पे यूज हुआ है। ठीक है, अब आयोडीन बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक है। ठीक है, हम आयोडीन का जब 2-3% यूज करते हैं एल्कोहल वाटर मिक्सचर में तो उसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोला जाता है। बहुत बार जब भी कुछ घाव वगैरह हो जाता है तो आयोडीन या उससे ऐसे साफ किया जाता है, तो बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक है। इसकी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सी अजीब सी स्मेल भी होती है ना। ये अप्लाइड होता है वुंड्स पे, जब भी हमको कुछ चोट लग जाती है तो हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में काफी यूज होता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म ये भी एक एंटीसेप्टिक की तरह से यूज होता है। आयोडोफॉर्म हो, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हो, ये सब एंटीसेप्टिक की तरह से यूज होते हैं। बोरिक एसिड हो गया, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, बोरिक एसिड का डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो भी आईज के लिए वीक एंटीसेप्टिक होता है। देखो आईज बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए जो एंटीसेप्टिक होना चाहिए वो बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत माइल्ड होना चाहिए। हम आंख में कुछ भी रैंडमली नहीं डाल सकते, बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करना पड़ता है। अब डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो हम अप्लाई करते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिनमें जान नहीं है, जैसे फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, कमोड्स, इस सब में इनको डाला जाता है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। एंटीसेप्टिक क्योंकि इंसानों पे या जानवरों पे यूज होते हैं तो वो माइल्ड क्वांटिटी में होते हैं। हम इतना भी यूज नहीं करेंगे कि हमारी स्किन ही जल जाए या कुछ परमानेंट डैमेज हो जाए, है ना, हम वो काम नहीं कर सकते। पर एंटीसेप्टिक में हमको फर्श पे लगाना है, दीवारों पे लगाना है, वॉश बेसिन पे लगाना है, ये तो जलेंगे नहीं इतना सा कुछ ऐसा यूज करके कंपाउंड को, तो ये काफी स्ट्रांग होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक कंपाउंड लेवल पे उतना नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर काफी होता है। ठीक है ना, जैसे अभी आपको कहानी बताऊंगा इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सब्सटेंसेस जो एंटीसेप्टिक की तरह से यूज होते हैं वही डिसइंफेक्टेंट की तरह से यूज हो सकते हैं, बस कॉन्सेंट्रेशन आप उसकी बढ़ा दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.2% सोल्यूशन अगर मैं फिनॉल का लेता हूं तो वो एंटीसेप्टिक होता है, पर अगर मैं 1% सोल्यूशन लेता हूं तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह से काम में आता है। तो यार देखो, ये वो सारे कंपाउंड्स है जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, उनकी रियल लाइफ की वैल्यू ये है। क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन हम 0.2 से 0.4 ppm रखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में, ये भी डिसइंफेक्टेंट्स की तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स जो हमको पढ़ना है वो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है, मॉडर्न लाइफ में इनका बहुत यूज है। बर्थ कंट्रोल पिल्स एसेंशियली मिक्सचर कंटेन करते हैं किसका, एस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, या फिर इनके डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, तो ये सारे ड्रग्स जो होते हैं वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं। कैसे काम करते हैं ये लोग, ये देखते हैं। ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये हॉर्मोन्स हैं। क्या है ये, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले हॉर्मोन्स हैं। हमको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि जो प्रोजेस्टेरोन है ना वो ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। ठीक है, जिसने भी बायो पढ़ी होगी उसको पता है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। बर्थ होने के लिए सबसे पहले ओव्यूलेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये उसको दबा देता है, नहीं होने देता है। तो इस तरीके से हार्मोनल लेवल पर जाकर ये बर्थ कंट्रोल पिल्स की तरह से काम करते हैं। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स ज्यादा पोटेंट होते हैं, इनकी पावर ज्यादा होती है प्रोजेस्टेरोन से। ठीक है ना, नॉरेंद्रिनड्रोन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन की कैटेगरी का, और सबसे ज्यादा यूज में आने वाला एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। ठीक है, नॉरेंद्रिनड्रोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, नोटिस करने वाली बात क्या है, यहां पे OH है और यहां पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी है। इसके अलावा और भी कंपाउंड्स होते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग की तरह से जो यूज होते हैं, जो एस्ट्रोजन के डेरिवेटिव होते हैं, जिसको हम प्रोजेस्टेरोन के साथ कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। नोवेस्ट्रॉल इसका एक कमर्शियल नाम है। कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई वो देख लेते हैं। तो ये अपना नोवेस्ट्रॉल है। क्या है, नोवेस्ट्रॉल है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, स्लाइट वेरिएशन है, क्योंकि इनका फंक्शन एकदम सिमिलर होता है कि ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग की तरीके से काम करते हैं। तो जेईई मेन 2019 में ये एक क्वेश्चन आया था कि आपको लिस्ट की मैचिंग करनी थी। आपको 3 ड्रग दे रखे हैं, ठीक है ना, आइटम 1 के नीचे नोरेट्रिनड्रोन, ऑफ्लॉक्सेसिन और इक्वेनिल, और उनके फंक्शन दे रखे हैं आइटम 2 के नीचे एंटीबायोटिक, एंटी फर्टिलिटी, हाइपरटेंशन, एनाल्जेसिक्स। तो आपको मैच करना है। यार पता है नोरेट्रिनड्रोन तो अभी के अभी पड़ा है, एंटी फर्टिलिटी है, तो ए का हो गया Q। ऑफ्लॉक्सेसिन बहुत यूज होता है कॉमनली, इतना तो कॉमन सेंस में भी आपको इधर उधर नाम सुना होगा, तो वो एंटीबायोटिक होता है, तो बी का P। और इक्वेनिल ये हाइपरटेंशन क्योर करता है। तो आंसर अपना हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा अपना आंसर, 2 हो जाएगा। तो अपने को स्लाइड आइडिया होना चाहिए कि यार कौन आदमी किसके लिए काम में आता है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला है ड्रग्स का क्लासिफिकेशन और इनका एक्शन। ठीक है, तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से होता है पहला, दूसरा ड्रग एक्शन के बेसिस पे होता है, तीसरा केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है, और चौथा मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पे होता है। हमारे को ड्रग एक्शन के बेसिस पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं और इनका एक्शन कैसे होता है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर टारगेट के ऊपर भी। तो आज अपन बात जो करेंगे, मतलब वैसे क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो अभी हम मॉलिक्यूलर टारगेट की बात करने वाले हैं, जो सबसे यूजफुल क्लासिफिकेशन है मेडिसिनल केमिस्ट के लिए। भाई हम केमिस्ट्री के सेंस में पढ़ रहे हैं किसको, अभी जो अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग के टारगेट्स हैं उसको, जो क्लासिफिकेशन है उसको। तो हमारे लिए तो ये जो मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है वो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, उनका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है टारगेट के ऊपर। मतलब मान लो मेरा टारगेट ऐसा है, तो जो मेरा ड्रग होगा वो ऐसा जाके ही इसमें फिट होगा। मतलब जो मेरा टारगेट स्पीशीज है ना, जिस पे जाके मेरे को बाइंड करना है, जिस पे जाके मेरे को एक्शन करना है, उसका शेप, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि अभी अपन देखने वाले हैं। तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन बहुत ऑसम चीज है। मैं जब भी ये ड्रग टारगेट इंटरेक्शन देखता हूं ना, तो यार नेचर की जो महानता है, जो नेचर फोड़ो है, जो हमारी बॉडी में इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेडनेस है और इतना ऑसमनेस है, वो हमेशा मेरे को देखने को मिलती है और बहुत ऐसे प्राउड फील होता है और एक सेंस ऑफ वंडर भी होता है कि भाई अपनी बॉडी में कितना कुछ चलता है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एंजाइम्स। और जो क्रूशियल होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, वो होते हैं रिसेप्टर्स। नाम में ही छुपा हुआ है रिसेप्टर, मतलब रिसेप्शन बताए ना, जहां पे लोगों को जिनका रिसेप्शन किया जाता है, जिनको वेलकम किया जाता है। तो रिसेप्टर्स बाहर की दुनिया से आने वाले मैसेजेस को वो बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत क्रूशियल होता है। तो एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स, दो नाम आप याद रखना। ठीक है, कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन्स के क्रॉस, इधर से उधर डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल है इधर से उधर लेके जाते हैं। अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कम्युनिकेशन का काम करते हैं कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, जो अपने न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड होती है सेल के लिए। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन का। देखो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो होते हैं ना, ये हमारी मसल्स वगैरह को भी बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को एकदम फर्म और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बना के रखते हैं, इनका ये काम होता है। तो कैरियर प्रोटीन्स का काम देख लिया, न्यूक्लिक एसिड का काम देख लिया, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का काम देख लिया। ठीक है, सो एंजाइम अगर किसी ड्रग के टारगेट है तो देखो कैसे फंक्शन होता है, बहुत ऑसम है। क्या क्या हो सकता है भाई, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स हम देखने वाले हैं। इसको इस इंटरेक्शन को समझने के लिए हम पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कैसे करता है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, पहला जो फंक्शन होता है एंजाइम का, वो सबस्ट्रेट को होल्ड करने का होता है। देखो कोई एंजाइम है, वो कब रिएक्ट करता है, कब अपना काम आगे करता है, जब बाहर से कोई चीज आती है उसको ये बताने कि भैया तुम अब एक्टिव हो जाओ। एंजाइम वैसे तो डोरमेंट पड़ा हुआ है, डोरमेंट का मतलब वैसे तो ऐसे खाली पीली पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं करेगा। जैसे ही बाहर से कोई आया, उसने इशारा किया कि यार एंजाइम तो अब एक्टिव हो जा, तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस में अगर एंजाइम एक्टिव हो गया तो हमारी बीमारी बढ़ सकती है, तो हमको रोकना पड़ता है एंजाइम को एक्टिव होने से। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का बीच में बातचीत कैसे होती है वो देखते हैं। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को सूटेबल पोजीशन में होल्ड करती है, ताकि वो रिएजेंट से इफेक्टिवली टारगेट हो सके, कुछ इस तरीके से, है ना। सबस्ट्रेट्स बाइंड कर जाते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे, बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, आयनिक बॉन्ड, अलग अलग बॉन्डिंग हो सकती है। बॉन्डिंग आपको पूरी अच्छे से आती है, यहां पे हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे टाइप ऑफ बॉन्डिंग पॉसिबल है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच के मॉलिक्यूलर बॉन्ड के लिए। कुछ भी तरह की बॉन्डिंग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आपके पास कंपाउंड कौन सा है। तो ये अपना एक एंजाइम है। अब देखो यहां पे ना ध्यान से देखना, एक बहुत पर्टिकुलर शेप खुला हुआ है, बचा हुआ है। उस शेप में एक पर्टिकुलर शेप का स्ट्रक्चर ही जाके फिट हो सकता है, एक पर्टिकुलर शेप का सबस्ट्रेट ही जाके फिक्स हो सकता है, जो कुछ ऐसा हो। कैसा हो, ऐसा कोई सबस्ट्रेट होगा, वो जाके इस पे जाके बाइंड करेगा। इस तरीके से आया और यहां पे इससे जाके बाइंड हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। अब
ये एंजाइम की साइट जो है ना, जो पहले से एक्टिव थी, अब ये पूरा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन रेडी है कि भैया तुम आओ और हमारे ऊपर अटैक करो। अब हम लोग ये नहीं चाहते किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, बहुत बार हम ये चाहते ही नहीं है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कोई भी बातचीत हो। ये सबस्ट्रेट एंजाइम से मिलना ही नहीं चाहिए। आप तो मान लो आपका टारगेट ये है कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से नहीं मिलना चाहिए। अब जरा सोच के देखो, जो मेडिसिनल केमिस्ट होते हैं ना, वो अपना दिमाग लगाते हैं, यार बस मैं एक ऐसा ड्रग बना देता हूं जो ये एंजाइम की एक्टिव साइट को पकड़ के रख ले, रोक ले। ड्रग और सबस्ट्रेट, मतलब जो सबस्ट्रेट है और ड्रग के बीच में कंपटीशन करा देते हैं। ड्रग अगर पहले पहुंच गया और एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बैठ गया तो कभी सबस्ट्रेट वहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा। सबस्ट्रेट अगर एंजाइम पे पहुंचा ही नहीं तो आगे का रिएक्शन होगा ही नहीं, आगे का रिएक्शन होगा नहीं तो बीमारी हमारी दूर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम एग्जैक्टली सेम शेप का ड्रग बना देते हैं। ये आपने देख लिया, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट में एंजाइम पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एक्टिव साइट के ऊपर अपना ड्रग लेके आ जाते हैं। पहले ये अपना ड्रग है, ठीक है भाई, ये तो दोनों अपने ड्रग हैं और ये अपना सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट तो साइड में बैठ के देखता रहेगा, उससे पहले जाएगा ड्रग और ड्रग जाके वो साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, कंपटीशन चल रहा है ड्रग के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में, तो ड्रग जाके ऑक्यूपाई कर लेगा एक्टिव साइट। अब अगर ड्रग जाके एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा तो सबस्ट्रेट का इंटरैक्शन नहीं होगा, और अगर सबस्ट्रेट का इंटरैक्शन नहीं हुआ तो हमने इफेक्टिवली जो बीमारी का कॉज है उसको दूर कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। ड्रग आ गया, बैठ गया, सबस्ट्रेट यहां पे नहीं आ पाएगा तो सबस्ट्रेट दूर बैठ के देखता रहेगा। ठीक है, और हम बच जाएंगे। अगर ये हमारा नेसेसरी एक्शन है तो ड्रग कभी कभी इस तरह से भी काम करता है। क्या करता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, एक और दूसरा तरीका भी होता है। सेकंड फंक्शन एंजाइम का जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप्स को प्रोवाइड करना होता है। क्या प्रोवाइड करना है कि वो सबस्ट्रेट को अटैक कर दें और जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको वो कैरी आउट कर लें। अब हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। भाई ड्रग ने इनहिबिट कर दिया, कोई भी जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की, बेसिकली हमको एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इनहिबिट करना होता है। 100 बात की एक बात कि आपको एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करना है, रोकना है। एंजाइम किसी भी तरीके से अपना फंक्शन नहीं करना चाहिए है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग साइट को रोक देते हैं। ठीक है, किसकी, सबस्ट्रेट की, जहां पे सबस्ट्रेट आने वाला था जैसा कि हमने देखा, या फिर इनहिबिट कर सकते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम को। इन सारे ड्रग्स को एंजाइम इनहिबिटर्स बोला जाता है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, ये एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। ड्रग नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स पर। इन सारे लोगों को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बोला जाता है। कंपटीशन करके आपकी सीट को रोक रहे हैं, ये तो आपके एग्जाम के कंपटीशन के जैसा हो गया। ठीक है, कुछ ड्रग्स डायरेक्टली एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होकर एंजाइम के नीचे एक छोटी सी जगह होती है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, उधर जाके बाइंड हो जाते हैं। जैसे आप इसमें देखो, आप देखोगे ना तो इस पर्टिकुलर जगह पे, यहां पे देखो नीचे एक छोटा सा आपको छेद दिख रहा है। ठीक है ना, ये एक्टिव साइट है और ये वाली जो साइट है इसको बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। देखा आपको ये एलोस्टेरिक साइट दिखी, यहां पे जाके जो नीचे ड्रग वाला मॉलिक्यूल है, जो इनहिबिटर है, वो जाके यहां फिट हो जाएगा। जैसे ही वो जाके इधर फिट होता है कुछ इस तरीके से, तो एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाता है। जब हम एलोस्टेरिक साइट पे अपने ड्रग को फिट करा देते हैं तो क्या हो गया, एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया। और जैसे एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप हुआ, सबस्ट्रेट यहां पे आके बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर सबस्ट्रेट यहां पे आके बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा तो यही तो हमको करना था, इनहिबिट तो करना था एंजाइम की एक्टिविटी को, हमने वो काम कर दिया। इनहिबिटर जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, इनहिबिटर, INHI, स्पेलिंग शायद थोड़ी सी गलत हो गई है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर चेंज कर देता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके, ये हमने सीखा। ठीक है, अगर बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। अगर मान लो बहुत कच्चा पक्का सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जैसे वॉन्डरवॉल फोर्स हो गया, या एक काम ऐसा भी हो सकता है कि डायपोल नॉन डायपोल बॉन्ड भी फॉर्म हो गया, तो ये सारे बॉन्ड को तोड़ना आसान है। पर अगर परमानेंट बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया ना, स्ट्रॉन्ग वाला, कोवेलेंट, आयोनिक, तो ये सारे बॉन्ड्स आसानी से नहीं टूटते हैं, तो ये एंजाइम बेकार हो जाता है और हमारी बॉडी ऐसे एंजाइम्स को बाहर निकाल देती
है, डिग्रेड कर देती है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को और नया एंजाइम बना लेती है। बॉडी के लिए तो क्या है, उसके तो दिन रात यही काम करता रहती है ना बॉडी हमारी, भाई पुरानी चीजों को भगाओ और नई चीज उसकी जगह बनाते जाओ। रीजनरेटिव होती है बॉडी काफी सेंसेस में, ठीक है। इसके अलावा रिसेप्टर भी ड्रग के टारगेट हो सकते हैं। तो रिसेप्टर वो प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी का कम्युनिकेशन कराते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। मेजॉरिटी ऑफ दीज ये सेल मेम्ब्रेन में एम्बेड होते हैं। कैसे एम्बेड होते हैं चलिए बताता हूं। रिसेप्टर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं इस तरीके से कि उनका छोटा सा पार्ट जो एक्टिव साइट को कनेक्ट कर मतलब कंटेन करता है वो सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन से निकला रहता है, ऐसा छोटा सा तरीके से निकला रहता है वो, किससे, मेम्ब्रेन की सरफेस के बाहर, ताकि भाई ये मेरी एक्टिव साइट है, मान लो ये जो रिमोट है ये मेरा मेम्ब्रेन है, उसका सरफेस है, तो ये मेरी एक्टिव साइट इसके जस्ट थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, ताकि कोई आएगा आदमी रिएक्शन जिसको कम्युनिकेशन करना है यहां पे आके बैठेगा और इसके थ्रू जो हमारा सेल है अंदर उसके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख रहे हो जो ये येलो येलो से ऊपर ऊपर है वो क्या है, मेरा सेल मेम्ब्रेन है। ये तो रिसेप्टर प्रोटीन है जहां पे आपको दिख रहा है, ये इनर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का और ये आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का। ये जो गोले गोले से दिख रहे हैं ना ब्राउनिश येलो कलर के, तो आप देखो कि जो हमारा रिसेप्टर प्रोटीन है उसका जो मुंह है, उसकी जो गर्दन है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से बाहर निकली हुई है। तो ये बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर की, जो आपको वी शेप की साइट दिख रही है। अब यहां पे होगा क्या कि इस तरह से कुछ होता है, रिसेप्टर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, एक्टिव साइट ऑफ द रिसेप्टर ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल, यहां पे ये हमको दिख रहा है। अब इसमें इंटरेक्शन कैसे होता है, ये मेरा क्या आया, ये मेरा केमिकल मैसेंजर आया जो कम्युनिकेशन देने आया है सेल को, तो वो रिसेप्टर प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर प्रोटीन से जाके जैसे ही वो बाइंड होता है तो जो सेल का शेप, जो रिसेप्टर मेरा प्रोटीन है उसका नीचे से आप शेप देखना अभी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखो यहां पे इसका शेप नीचे से चेंज हो गया। तो पहले शेप फ्लैट था, अब शेप ऐसा हो गया, तो नीचे सेल को सिग्नल मिल जाएगा, इसने धक्का दे दिया नीचे सेल को। ये पहले ऐसे फ्लैट था, अब ऐसा हो गया, तो इधर से इसने नीचे धक्का दे दिया कि भैया हम जाग गए हैं, हमारे ऊपर कोई आके बैठ गया है, आपके लिए मैसेज छोड़ के गया है, बस। तो सेल को मैसेज मिल गया। इतना ऑसम फंक्शन होता है, सोच के देखो भाई, मतलब क्या बोलूं मैं। अब ये जो बेसिकली शेप का चेंज और केमिकल बॉन्ड्स, इनका इतना ब्यूटीफुल यूज है कि हक्का बक्का हो जाता हूं मैं हमेशा देख के। मतलब ऐसा लगता है भाई क्या फोड़ा है, क्या मचाया है ना। तो क्या फंक्शन हुआ भाई, आपका जो सिर है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकाला हुआ है, केमिकल मैसेंजर आया, बाइंडिंग साइड पे बाइंड हुआ, इसके कारण नीचे से जो शेप था जो सेल मेम्ब्रेन के इंटीरियर वाले पार्ट के अंदर था वो चेंज हो गया, जिससे जो हमारा सेल है उसको कम्युनिकेशन मिल गया। कई केसेस में हम ये चाहते हैं कि यार हम इस कम्युनिकेशन को रोक दें, है ना। तो इस कम्युनिकेशन को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कम्युनिकेशन, अच्छा दूसरी बात भी होती है, एक बार मैसेज देने के बाद ये जो केमिकल मैसेंजर है यहां से निकल जाता है, ठीक है। हमारा मेन फोकस किस पे है कि हमको इसको रोकना है। तो आप रिसेप्टर को किसी और से ब्लॉक करा दो तो वहां तक मैसेंजर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कभी उस रिसेप्टर प्रोटीन का शेप चेंज नहीं होगा, काम अपना हो गया, सिंपल है ना। देखते हैं, तो जैसा कि हम देख रहे थे कुछ ड्रग्स आएंगे, वो हमारा जो रिसेप्टर प्रोटीन है उसकी एक्टिव साइट पर जाके बाइंड हो जाएंगे, एक्टिव साइट पर जाके बाइंड हो जाएंगे तो केमिकल मैसेंजर आ ही नहीं पाएगा, केमिकल मैसेंजर नहीं आ पाएगा तो शेप चेंज नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगा तो मैसेजेस नहीं जाएंगे। तो वो ड्रग जो बाइंड कर लेते हैं रिसेप्टर की साइट को और उसका नेचुरल फंक्शन इनहिबिट कर देते हैं, उनको एंटागोनिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटागोनिस्ट बोला जाता है। ये तब यूजफुल है जब ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। तब क्या रिक्वायर्ड है, जब ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज रिक्वायर्ड होती है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे केमिकल मैसेंजर्स वीक पड़ जाते हैं, मैसेजेस पहुंच ही नहीं पाते हैं, और मैसेजेस पहुंचाना बहुत नेसेसरी होता है। जब हमको उल्टा काम करना पड़े, मतलब किसी को भेजना पड़े, जाके किसी ड्रग को बोलना पड़े कि भाई तू जाके प्लीज रिसेप्टर प्रोटीन की साइट पर बाइंड हो जा, उससे बॉन्ड बना ले और मैसेज पहुंचा दे, तो ऐसे ड्रग्स का कुछ और नाम दिया जाता है। अदर टाइप ऑफ ड्रग होते हैं जो नेचुरल मैसेंजर को मिमिक करते हैं रिसेप्टर पे बाइंड होके, इनको एगोनिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एगोनिस्ट बोला जाता है। और ये कब यूजफुल होते हैं, जब लैक होता है किसका, नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स का। ठीक है भाई, तो बहुत लंबी जर्नी जो हमने शुरू करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन की, आज खत्म। ठीक है, बहुत मजा आया मेरे को ये बनाने में, बहुत 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 मजा आया ये बनाने में एक्चुअली में।
और आई होप कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रही हो, बहुत यूजफुल रही हो। फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आप पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले जो एकदम स्टार्टिंग का टॉपिक है जीओसी, वहां से रिवाइज करना। ऑर्गेनिक को एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है, रैंडमली पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और जो लोग यहां तक आए हैं और ई सरल के बारे में पहली बार सुना है, उनको बता देता हूं कि ई सरल को बनाया है किसने? एनके सर ने, सारांश सर ने, मैंने, और हमारी टीम में है अर्पित सर। एनके सर कौन है? जिन्होंने आज तक 3 लाख से ऊपर बच्चों को पढ़ाया है। पिछले 30 साल से ज्यादा से कोटा में रह के इतने सारे आईआईटीएंस उन्होंने दिए हैं, इतने सारे डॉक्टर्स को मेंटर किया है एलन में रहते हुए एज एकेडमिक हेड, ठीक है ना। टॉप रैंक्स, अंडर 100 की इतनी सारी रैंक जो हर बच्चे की ड्रीम रैंक होती है। खुद भी आईआईटी कानपुर से है और रिटायरमेंट की एज में सब कुछ छोड़ के, एलन के वाइस प्रेसिडेंट की जॉब को छोड़ के ई सरल चालू किया है ताकि आप सब तक बेस्ट एजुकेशन एवर एकदम पर्सनलाइज तरीके से पहुंच सके, ठीक है। सारांश सर ऑल इंडिया रैंक 41, गूगल का उनके पास ऑफर लेटर है अभी भी, पर वो गूगल में नहीं जा रहे यार। हर कंप्यूटर साइंटिस्ट की आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ड्रीम जॉब होती है गूगल, उसको नहीं करके पढ़ाने के पैशन को फॉलो कर रहे हैं और ऐसी फिजिक्स पढ़ाते हैं जो दीवाना बना देती है। सारांश सर की रिवीजन सीरीज है, वो भी आप जाके देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मेरा नाम प्रतीक गुप्ता है, मैं आईआईटी बॉम्बे से हूं, है ना। और अर्पित सर हैं ऑल इंडिया रैंक 2, ड्रीम रैंक। फिर से ई सरल एक ऐसी टीम है यार जहां पे इतने सारे रैंक होल्डर्स हैं, हाईएस्ट मतलब बेस्ट क्वालिफाइड फैकल्टी है, सब कुछ एकदम ऑथेंटिक आपको यहां पे मिलता है, ठीक है ना। तो बस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और पूरी रिवीजन सीरीज का जो लिंक है ऑर्गेनिक की रिवीजन सीरीज का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट लोगों के साथ शेयर करनी है ताकि जो भी अभी जहां पे आपका फ्रेंड अटक रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तुरंत एकदम रिवाइज कर लेगा। सबके माइंड मैप्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए अब आगे मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।